मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि मैं इस किताब को बुनियादी तौर पर इस तरह देखता हूँ कि हमारे यहाँ चर्चाएं होती हैं, बहस होती है, लेकिन कई दफ़ा उन बहसों को सुन के थोड़ा सा अफसोस होता है कि जिसे हम इन्फॉर्म्ड डिबेट कहते हैं, इन्फॉर्म्ड डिस्कशन, जहाँ आप विचारों की विभिन्नता हो सकती, लेकिन बात तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ से एक लंबे अवधि से एक नरेटिव बना दिया गया है, जिसका जिक्र हमारे डॉक्टर सज्जन कुमार जी ने खास तौर से किया है। अब नरेटिव का कोई आधार होना चाहिए। इस विषय पर हमने लेखक को सुना, मुझसे पहले दो वक्ता और बोले, बहुत किताब के बारे में बहुत कुछ कहने को बचा नहीं है। इन्होंने बहुत खूबसूरती से इस किताब का, पुस्तक का विषय क्या है, उस पर प्रकाश डाला है। और मैं इस आशा के साथ इस किताब को देखता हूँ कि आने वाले दिनों में जब भी, और ख़ास तौर से इसलिए कि हम 2026 में भारत की नई जनगणना, नया सेंसस होने वाला है, और उसके बाद निश्चित तौर पर उस नई गणना के आधार पर बहुत सारी मांगें उठेंगी, बहुत सारी बातें कही जाएंगी। तो डॉक्टर रवि का जो सबसे बड़ा यहाँ पे योगदान है वो ये है कि उन्होंने इस किताब की शक्ल में, तथ्यों से भरी हुई किताब है, और कितना 1881 से आपने शुरुआत की, और केवल सेंसस का डेटा नहीं है इसमें जो दूसरे गजटियर हैं या दूसरे साधन हो सकते हैं जहाँ से जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती थी, और मुझे पक्का नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पर इन्हें काफ़ी लंबा समय लगा होगा इस किताब को तैयार करने में। और मुझे उम्मीद है कि 2026 के बाद शायद इस किताब की मांग, अभी भी जो लोग पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं, जो विश्लेषण करते हैं, जो तथ्यों में जिनकी दिलचस्पी है, अभी भी मुझे उम्मीद है कि ये किताब बहुत उनके बीच में लोकप्रिय होगी। लेकिन इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि 2026 के बाद शायद आपको कई एडिशन छापने पड़े इस किताब के। हाँ, कई एडिशन छापने पड़े, क्योंकि तब इसकी प्रासंगिकता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तब यू विल सी कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स, यू विल सी डिमांड्स। तो उस वक्त उस पर एक, जिसे आप when you, whether you want to discuss some issue or you want to take decision, that should be done with an informed mind। और ये किताब उसका बहुत बड़ा स्रोत बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने ख़ास तौर से, मैं केरला के बारे में कहना चाहूँगा, चूँकि उसका ये माना गया है कि वहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ काफ़ी हुई। और हाँ, इसके साथ एक बात और कहनी चाहिए मुझे, कि शायद एक पहलू इसमें टच नहीं किया गया है किताब, और वो है कि बढ़ती हुई साक्षरता का क्या प्रभाव पड़ता है पॉपुलेशन। हो सकता है आपने किया हो, लेकिन मुझे अभी दो दिन पहले ही किताब मिली, परसों शाम को मिली, तो मैं उसको देख नहीं पाया हूँ कि बढ़ती हुई साक्षरता का क्या प्रभाव पड़ता है जनसंख्या को नियंत्रित करने में। इसलिए कि हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि जैसे जैसे साक्षरता बढ़ती है, चेतना बढ़ती है, तो
साक्षरता का मतलब ही हमारी संस्कृति में कहा गया है तद्वितीय जन्म। तद्वितीय जन्म का मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा पैदा होते हैं, हमारा व्यक्तित्व नए सिरे से बनना शुरू होता है। वो व्यक्तित्व जिसके पास वो चीज आ जाती है जो निरक्षर व्यक्ति के पास नहीं है। हम दुनिया को में जो कुछ हो रहा है ज्ञान की रोशनी में उसके आधार पर अपने दृष्टिकोण निर्मित करते हैं। केरला की कहानी से, केरला की कहानी में इस साक्षरता की बड़ी भारी भूमिका। केरला में जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, वो दौर है। मैं आपको किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद केरला जाने से पहले ये समझा करता था कि सबसे ज्यादा विषमता पैदा करने वाली सामाजिक व्यवस्था उत्तर प्रदेश और बिहार में थी। मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, बिहार से भी बहुत नजदीक का संबंध रहा है, लेकिन केरला पहुंच के पता चला कि केरला में जो विषमता थी, उत्तर प्रदेश और बिहार तो उसके कहीं नजदीक भी नहीं आते। केरला में सिर्फ अनटचेबिलिटी नहीं थी, केरला में अनसीएबिलिटी थी। एक समाज का एक वर्ग वो था जिनको दिन की रोशनी में अपनी झोंपड़ियों से बाहर निकलने का भी अधिकार नहीं था। 45% आबादी महिलाओं को ऊपर का कपड़ा, ब्लाउज, शर्ट, जो भी आप कहना चाहें, वो पहनने का अधिकार नहीं था। आज भी त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी के बीच में 2 मंदिर बने हुए हैं जो उन 2 महिलाओं को समर्पित हैं जिन्होंने ये हिम्मत की, और ये 6 महीने के अंदर 2 घटनाएं हुई थी, जिन्होंने ये हिम्मत की कि वो ब्लाउज पहनकर मार्केट गईं। टैक्स कलेक्टर आ गए, उसने उन्हें कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे तो कपड़े भी फटे हुए हैं। उन्होंने उसको परेशान करना जारी रखा कि नहीं, हम तो टैक्स तो देना पड़ेगा, तुमने ब्लाउज पहना है। वो अंदर गए, उसने कहा अच्छा देखती हूँ। झोंपड़ी में अंदर गई, अंदर से नारियल काटने की छुरी इतनी बड़ी होती, वो लाई और उसने अपने दोनों स्तन काट लिए। उसकी याद में मंदिर बना हुआ है। फिर ये 11वां महिला थी, और अब उससे कुछ दूरी पर 6 महीने के बाद इससे प्रेरित होकर, इस महिला से, 11वां महिला से प्रेरित होकर एक नाडर महिला ने भी यही किया। दोनों के मंदिर बने हुए। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको जो बता रहा हूँ वो उस पर गौर करिएगा, केवल जानकारी नहीं है। आज की तारीख में मेरी नज़र में जो राज्य सबसे ज्यादा विषमता और जुल्म का शिकार था, आज वहां से ज्यादा यू विल नॉट फाइंड सच रॉबस्ट सेंस ऑफ इक्वलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। मानव प्रतिष्ठा और समता का जो स्वस्थ भाव केरला के अंदर आज है, वो शायद भारत के किसी राज्य में नहीं। इस हद तक है कि मेरे मेहमान जो दिल्ली, यूपी और बिहार से केरला आते थे, पहली बात मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता था, भैया जिस तरह हमारे ऑफिसर से बात कीजिएगा उसी तरह हमारे माली से बात करिएगा। यहाँ का आदमी ये स्वीकार नहीं करेगा कि आप ऑफिसर से आदरपूर्वक बात करें और चपरासी या माली से दूसरे अंदाज में बात करें। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। यहाँ पे वहाँ की हालत ये है कि चीफ सेक्रेटरी मेहता साहब थे राजस्थान के। मैं ये कह रहा था कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है केरला में देख के, क्या रॉबस्ट सेंस ऑफ इक्वलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो उन्होंने हंस के मुझसे कहा कि सर पिछले हफ्ते मेरा ड्राइवर मुझसे कहता है
Sir, what is the difference between you and me? I did not choose to write IAS examination. मेरा फैसला था कि मैं IAS बनना नहीं चाहता था, वरना मैं बनता IAS। आपकी और मेरे बीच में कोई अंतर नहीं। अब मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है कि जो सबसे गंभीर स्थिति थी जिस राज्य की, उसकी स्थिति आज इतनी अच्छी है कि कोई दूसरा राज्य उसके नजदीक भी नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरी जगह वो विषमताएं जा रही हैं, लेकिन मानसिक तौर पे जो स्वस्थ भाव है, कोई न किसी से कम न कोई किसी से ज्यादा। ये कितने साल में, 90 साल से भी कम का समय हुआ, नहीं 90 हो गया। स्वामी विवेकानंद केरला गए और स्वामी विवेकानंद ने 4 दिन रुकने के बाद जब वहां से चले तो उन्होंने कहा ये राज्य नहीं है, ये तो भिरंताले है। शायद पागल खाने को बंगाली में भिरंताले कहते हैं और मलयालम में भी भिरंताले ही कहा जाता है। तो ये हर कोई जानता है केरला। जो जिस स्टेट को स्वामी विवेकानंद ने भिरंताले के तौर पे देखा था, आज मुझे पक्का विश्वास है कि अगर स्वामी जी लौट के आए तो वो ताली बजाएंगे, उनके मतलब अपनी खुशी को व्यक्त करेंगे। अब हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये बदलाव कैसे आया। और बताने से पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, इतना बड़ा सामाजिक सुधार और कोई सामाजिक तनाव के बगैर वहां पे आया, ये भारत में आप किसी दूसरी जगह नहीं दे। क्योंकि जब भी स्टेटस को डिस्टर्ब होगा तो जो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग होता है वो डिस्टर्ब फील करता है, तो समाज में तनाव पैदा। केरला अकेली ऐसी जगह है जहां कोई तनाव नहीं आया। वहां पे दो बड़े लोग पैदा, महान आत्मा, श्री नारायण गुरु जो उस समाज से आते थे जिनकी महिलाओं को अपर गारमेंट पहनने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वहां एक हर चीज में से हमेशा ध्यान रखिए, चाहे जितना अंधकार हो, रोशनी की किरण कहीं ना कहीं से आ जाती है। चूंकि छुआछूत असमानता जरूरत से ज्यादा थी। अब मैं गुरु प्रकाश के पास जाऊं, मैं बीमार हूं, गुरु प्रकाश मेरी नफ्स मुझे देखें कैसे, वो मुझे छू नहीं सकते। तो ये सामाजिक व्यवस्था इसकी इजाजत देती थी कि हर जाति में, खास तौर से जो अनटचेबल हैं, उनमें एक परिवार को इजाजत थी संस्कृत आयुर्वेद पढ़ने की। तो आयुर्वेद पढ़ने के माध्यम से उन्हें संस्कृत आ जाती थी। श्री नारायण गुरु संस्कृत के प्रकांड पंडित बन गए और उन्होंने उनका जो आंदोलन है, उन्होंने कोई उनके अंदर कड़वाहट नहीं, कोई किसी के विरुद्ध भावना नहीं। उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने समाज सुधार के लिए यूरोप से आइडिया नहीं लिया, उन्होंने अपनी परंपरा से अद्वैतवाद का सहारा लिया। और उन्होंने कहा कि आप वेद को मानते हो? क्या मानते हैं? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम्हारे अंदर जो ब्रह्म है आत्मा के रूप में, वही ब्रह्म मेरे अंदर है आत्मा के रूप में। हमें हर किसी को देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा, ये देह जो है ये परमात्मा का, जीव आत्मा के रूप में परमात्मा इसी देह में देही रहती है। तो मेरे साथ भेदभाव कैसे करो? जो भेदभाव करते थे वो किसी यूरोपियन आइडिया को चैलेंज कर सकते थे, वैदिक आइडिया को चैलेंज नहीं कर सकते थे। उन्होंने
उन्होंने श्री नारायण गुरु के पैर छूने शुरू कर दिए। और ये उनकी जिंदगी में हुआ, मरने के बाद नहीं हुआ। और उनका सारा जोर समानता पैदा करने में और लोगों को ये कहने में पूरा जीवन बिताया अपने, जो स्वामी विवेकानंद का जीवन भी आप देखिए, अपने आप को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा है। और उसका ऐसा असर हुआ उसमें, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं एक और जिक्र कर दूं, वहां पे एक क्रिश्चियन सेंट चावरा, उन्होंने मलयालम में और तमिल में स्कूल को पल्ली कूडम कहते हैं। अब पल्ली मलयालम में पूजा स्थल, प्लेस ऑफ वर्शिप को पल्ली कहा जाता है, कूडम कहते हैं जैसे ये हॉल है। तो उन्होंने एक एडिक्ट को क्या कहिए, जैसे कहते हैं फतवा, एक धार्मिक आदेश जारी किया। कोई चर्च नहीं बनाया जा सकता जब तक उसके साथ बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक हॉल नहीं बनाया जाएगा। ये लगभग 90 साल पहले की बात है, स्वामी विवेकानंद के ही उसी वक्त की बात है। कोई बनाया ही नहीं जा सकता चर्च। उसका उतना ही एक बात ध्यान रखिएगा, कम्युनिटीज के बीच में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, केरला में आपको जब तक आदमी नाम न बताए पता भी नहीं चल पाएगा कि कौन किस कम्युनिटी का। एक खाना, एक ड्रेस, एक भाषा, जितना असर क्रिश्चियंस पे पड़ा उतना ही असर हिंदुओं पे पड़ा, उतना ही असर मुसलमानों पे भी पड़ा। थोड़ा देर लगी लेकिन उतना ही असर पड़ा। और उन्होंने ये एक तरफ ये आदेश दे दिया और दूसरी तरफ अपने लिए कहा कि मैं तो अपना पूरा जीवन केवल बच्चियों को, लड़कियों को, गर्ल्स एजुकेशन के लिए मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। और बड़ा विरोध हुआ उस वक्त, उनका 90 साल पहले की बात है, विषमता से भरा हुआ समाज था। उन्होंने क्या, चाहे मार डालो मुझे, मैं हर कम्युनिटी की बच्चियों को पढ़ाऊंगा। और उन्होंने वास्तव में हर कम्युनिटी की बच्चियों, एक चेतना पैदा कर दी पूरे केरला। और उसका जब माएं पढ़ी लिखी होंगी तो बच्चा निरक्षर नहीं रह सकता। लड़कों से ज्यादा लड़कियों की शिक्षा का महत्व है, ये साबित हो गया केरला। अब केरला 100% अकेला राज्य है जो 100% साक्षर, गरीब सरकार है, समृद्ध समाज। ये बड़ी अजीब बात है। केरला की सरकार के पास अपने एम्प्लॉइज को देने के लिए तनख्वाह नहीं होती, तनख्वाह के पैसे नहीं होते, वो लेट हो जाती है। और केरला में नीति आयोग के अनुसार एक्सट्रीम पॉवर्टी का एक भी केस नहीं है। समृद्ध समाज, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के कोई जरिए नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री भाग गई सब केरला से। मैं कभी कभी सोचता था कि ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब कैसे बर्दाश्त करते हैं। तो उनका वो जैसे जिसे आपने सब पीरियड कहा है, वो उनका वो सब पीरियड था जहां मैंने बाद में रियलाइज किया कि ये अपना समय सरकार से मांग करने में अपना समय नष्ट करना ही नहीं चाहते। केरला में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जब बिजनेस नहीं, इंडस्ट्री नहीं, तो अपॉर्चुनिटी क्या होगी। उन्होंने पूरी दुनिया में अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली। काहे के साथ क्या है उनका संसाधन? केवल एक चीज है और वो है शिक्षा। तो शिक्षा का प्रभाव आने में कम से कम 30 साल तो लगेंगे और पूरा प्रभाव आने में 2 नस्लें लगेंगी। जैसे ही वो हुआ है, केरला की आबादी को कम होना ही था, वो कम होनी शुरू हो गई। और आप बाहर नजर डालिए दुनिया में, जो जहां साक्षरता 100% है
और जहां इस साक्षरता के साथ जीवन शैली भी बदलती, वो जीवन शैली जो बदली है, जो आधुनिक बहुत सारी सुविधाएं हैं जो पहले जीवन में नहीं थी, उनके आने के बाद न्यूक्लियर फैमिली, एक जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आए, और न्यूक्लियर फैमिली से वो शादी ही नहीं करना चाहते। ये ट्रेंड भी है दुनिया में रवि जी। तो शिक्षा के साथ अब हुआ है, तो यूरोप में कई देशों की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव है, डीपॉपुलाइज हो रही। और अब मैं एक अगले पॉइंट पे आता हूं। क्या मैं आपको कहूं, मैं सरकार में इतने दिन रहा, केंद्रीय सरकार में, उत्तर प्रदेश में तो थोड़े से दिन था सरकार, केंद्र की सरकार में लंबे समय रहा। मुझे ये बातें पता नहीं थी जो इस किताब में है। मेरे जब मैं था तो कैबिनेट में डिस्कशन हुए हैं इस विषय पर, और हम भी उसी नरेटिव का शिकार थे कि साहब ये बढ़ती हुई आबादी जो है ये समस्याएं पैदा कर रही। आज जरा सुनिए, अभी यूट्यूब पर खोलिए, ओबामा के का भाषण सुनिए कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। पॉपुलेशन डिविडेंड, जनसंख्या लाभांश, इतनी बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डिविडेंड का क्या मतलब है? आपकी वो आबादी जो काम कर सकती है और आपकी वो आबादी जो काम नहीं कर सकती, अब वो विरोधावस्था है उनकी। आज भारत दुनिया का सिर्फ आबादी, केवल सबसे बड़ा जनतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, सबसे बड़ी आबादी का, जनतंत्र भी सबसे बड़ा है, आबादी के हिसाब से भी सबसे बड़ा है, और काम करने वर्किंग पॉपुलेशन, जनसंख्या, वो भारत की आज दुनिया में सबसे बड़ी है। तो वो हो सकता है कि सार्वजनिक तौर पे उन्होंने वो बात अनाउंस ना की हो, लेकिन उनके दिमाग में ये भी रहा हो कि आने वाले दिनों में इस रेट पर दुनिया जब इस वर्ष में पहुंचेगी, चूंकि उनका अध्ययन तो वो लोग करते हैं, तो उन्हें ये भी लगा हो कि भारत तो इस वर्किंग पॉपुलेशन के आधार पर ही दुनिया की बड़ी शक्ति बन जाएगा। केरला की मिसाल अभी मैं आपको दे रहा हूं, उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय एजुकेशन के, और पूरी दुनिया में केरला का ब्रांड नेम बन गया है। 2 साल पहले हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मुझसे कहा, मेरे पास बहुत लोगों के फोन आते थे, अरे भाई इतनी नर्सों का इंतजाम करा दीजिए, इतनी नर्सों का इंतजाम। तो उन्होंने कहा, सर साल भर में जितनी रिक्वायरमेंट आती है, केरला के सारे इंस्टीट्यूशन मिलके 7-8 साल में भी उतनी नर्सें पैदा नहीं कर सकते जितनी 1 साल की पूरी दुनिया से। अब आप देख रहे होंगे कि भारत के बड़े शहरों में केरला की नर्सों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। क्यों कम हो रही है? इसलिए कि अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, गल्फ में तो वो पहले से थे, लेकिन अब अमेरिका से इतनी डिमांड है और वहाँ तनख्वाहें ज़्यादा हैं, कनाडा में तनख्वाहें ज़्यादा हैं, यूरोप में तनख्वाहें ज़्यादा हैं, तो अब उनका प्रेफरेंस यहाँ को छोड़ के, गल्फ को छोड़ के यूरोप हो गया है उनका, अमेरिका कनाडा हो गया। तो लेकिन क्या चीज़ ने फ़र्क लाया? एजुकेशन। तो मेरा ये मानना है कि ये आंकड़े हमारे यहाँ भी अब एजुकेशन 68 लगभग हो रही जी, या ज़्यादा हो गई है, 75 हो आ रही। तो मैं कह रहा हूँ कि ये इस पे कोई जो ये चिंता का विषय तो अब नहीं है। अब ख़ास तौर से मैं कहूँ, मैंने ओबामा का नाम लिया, लेकिन आप जो चाइनीज़ बिजनेसमैन है जैक मा, उसकी रेपुटेशन बिजनेसमैन से ज़्यादा पब्लिक इंटेलेक्चुअल की रेपुटेशन है। अभी जो हाल के दिनों में, पिछले 1 महीने में जब से ये ट्रंप ने टैरिफ लगाया, तब से जो उसकी 2-3 स्पीचेस हैं यूट्यूब पे,
मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि उसको सुनिए। और एक बात, अब दुनिया अब ग्लोबल विलेज है। अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां हमें जो भी फैसला लेना है वो तथ्यों के आधार पर लेना चाहिए। हमारे गुरु प्रकाश जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि अब दुनिया का, मैं उनकी तरह ये तो नहीं कहूँगा कि शिफ्ट हो गया है, लेकिन डेफिनेटली शिफ्ट हो रहा है बैलेंस। और उसमें भी भारत को ये एडवांटेज, चाइना हमसे आगे है, कोई उसमें संदेह नहीं है, लेकिन संभावनाएं हमारी ज्यादा है आगे जाने। क्यों? कि हमारी केवल जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है, हमारे यहाँ हमारा लोकतंत्र, लोगों को पूरी दुनिया में लोग विश्वास करते हैं कि भारत का लोकतंत्र जीवंत लोकतंत्र है। उसका हमें बड़ा भारी, बहुत ही भारी एडवांटेज, और उसके चलते दुनिया, क्या है वो चाइना का बेल्ट एंड रोड, नहीं सिल्क रोड अलग चीज है, एक है उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसमें जो कुछ भी हुआ है, मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने ओबामा की स्पीच में सुना कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो कुछ हुआ है, उसके बाद लोगों का जो कमज़ोर देश हैं, जो विकासशील हैं, उनका विश्वास डिग गया और वो भारत की तरफ देख रहे। भारत उन्हें उभरती हुई ताकत नजर आ रही, लेकिन उभरती हुई ताकत, समृद्धि, जो भी विकास, प्रगति प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए अगर कोई एक बुनियादी शर्त है तो वो है कि हमारे देश में लोगों को में क्षेत्रीय आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी भी जो जन्म से जुड़ी हुई चीजें, उनके आधार पर असंतोष की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। और जो चीज डॉक्टर मिश्रा ने बताई, वो क्षेत्रीय आधार पर असंतोष की भावना पैदा हो सकती है अगर हमने जो गलती की है पहले, अगर हमने उसे सुधारा नहीं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस किताब से हमें बहस में भी कटुता लाए बगैर, तनाव लाए बगैर, तथ्यों के आधार पर जब हम बात करेंगे, और मैं इसीलिए तो हम सरदार पटेल को याद करते हैं कि उन्होंने हमें शासन का ऐसी व्यवस्था करी, हमारे जो उस वक्त जो लोग बड़े पदों पर आसीन थे, वो सेंट्रल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, उसको खत्म करना चाहते थे, इसलिए कि बड़ा जुल्म हुआ था लोगों पर। लेकिन सरदार पटेल दूर की दृष्टि थी उनकी। उन्होंने कहा कि इस देश में हजारों साल तक ये देश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्तर पे एक था, लेकिन राजनीतिक तौर पर टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। तो हमारे डीएनए में वो राजनीतिक टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ उसका प्रभाव था। हम उसे आसानी से स्वीकार, राजनीति आज कास्ट के नाम पे बंटवारा हम क्यों बाकी वक्त उसे बुरी नजर से देखते हैं, चुनाव में स्वीकार कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमारे डीएनए पे उसका असर है। आपको इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है किसी गलत बात होने पर? रोज हमें बताया जाता है होश से काम लो, लेकिन गुस्सा आ जाता है कोई गलत बात करे। क्यों करे? क्योंकि मानव जाति इस पृथ्वी पर बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। कैसे जीता था? भावनाओं के सहारे, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, इंस्टिंक्ट्स। सभ्यता का विकास कितना पुराना है? बहुत खींच के ले जाइए तो 10,000 साल पुराना। तो होश की बात रही है कब से शुरू हुई?
लगभग 10,000 साल पहले। हमारा मानव जीवन कितना पुराना है? करोड़ों वर्ष पुराना। तो आप हमारा डीएनए उससे आज भी प्रभावित है। इसलिए हमें कोई गलत बात करे हमारे साथ, हमें लगे कि हमारे साथ गलत किया, जल्दी से गुस्सा आ जाता है। वो हमारे डीएनए का रोल होता है। इसी तरह आज हमारी जिम्मेदारी है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तौर पे ये देश में एकता का भाव हजारों साल पुराना, हम उसका प्रदर्शन रोजाना करते हैं। कल ही किया हमने पटना के गांधी मैदान में। लेकिन दूसरे मौके जब आते हैं तो जल्दी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि हजारों साल से हम राजनीतिक तौर पर फ्रेगमेंटेड स्टेट में रहे हैं। सरदार पटेल को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जिस तरह सांप्रदायिकता नहीं बढ़नी चाहिए, जातिवाद का भाव नहीं बढ़ना चाहिए, क्षेत्रीयता का भाव भी नहीं बढ़ना चाहिए, ये भी नहीं बढ़ना चाहिए कि मैं पुरुष हूं, दूसरी महिला है, मैं उससे बेहतर हूं। नहीं, हरगिज़ नहीं। उसके लिए उन्होंने क्या तरीका निकाला? उन्होंने कहा हर राज्य में 2/3 आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर उस राज्य के नहीं होंगे, बाहर के राज्यों के होंगे। वो उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। उस वो एक कदम है। हमें चेतना उससे पैदा होनी चाहिए। और ये तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए कि नॉर्थ का इंटरेस्ट अलग है और साउथ का इंटरेस्ट नहीं। हमारे सबके हित एक चीज में, भारत को आगे बढ़ना है। अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान और त्याग को अपने जहन में रखते हुए उनके सपनों के अनुसार भारत को विकसित, भारत में केवल ये था क्या उनके दिमाग में कि अंग्रेज शासक चले जाएं, दूसरी जगह बैठ जाएं? इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने जो 2047 कहा है, हमारी वास्तविक उपलब्धि वो होगी जब 2047 से पहले भारत विकसित हो जाए। तो मैं इस किताब को केवल 2026 के संदर्भ में नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये किताब उन आंकड़ों को उपलब्ध कराती है जिससे हमारी ये क्षेत्रीय असंतोष न हो और वैसी व्यवस्था बनाने में कोई जो बातचीत हो उसमें कोई वो तथ्यों के आधार पे हो, वो भावना के आधार पे न हो। मैं इस किताब का सबसे बड़ा योगदान ये मानता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय।